आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक्स टर्म। जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं, मतलब कोई रिएक्शन किस तरह से हो रहा है उसे समझने की बात करते हैं, तो हम ये सब टर्म्स पढ़ते हैं। ये 11th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जो चाहता होगा इलेक्ट्रॉन वो होगा इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो या तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर एग्जांपल की हम बात करें, H पॉजिटिव हो गया, Cl पॉजिटिव हो गया, ये सब क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूट्रल में फ्री रेडिकल आ गया, कार्बीन्स आ गया। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, ये न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज होती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं। ये भी दो तरह से हो सकते हैं, या तो ये नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या ये न्यूट्रल हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज में H हाइड्राइड आयन हो गया, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। और न्यूट्रल में जैसे H2O, O पे क्या है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये कैसे एक्ट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरफ, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन है और वो जो देना चाहते हैं वो हो गए न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, अभी हमें पता है लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होता है? लुईस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, जिसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, वो है लुईस एसिड। और जिसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की, वो है लुईस बेस। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं? लुईस एसिड की तरह, क्योंकि लुईस एसिड क्या है? उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल है उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और वो देना चाहते हैं, तो वो बेस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, फिजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड है, किस तरह से उसका फिजन हो सकता है, किस तरह से टूट सकता है? तो दो टाइप हैं, एक है होमोलिटिक, एक है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक को हम सिमेट्रिकल भी कहते हैं और हेट्रोलिटिक को अनसिमेट्रिकल भी कहते हैं। जैसे ए और बी हमारी दो एटम है और इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब ये बॉन्ड दो तरह से टूट सकता है। अब एक तो ये कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर है, मतलब जो एक ए से बना है और एक बी से आया था, ठीक है, शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग से बना है, जो बॉन्डेड पेयर है उसका एक इलेक्ट्रॉन ए ले जाए और उसका एक इलेक्ट्रॉन बी ले जाए। एक तो ये हो सकता है। और अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है ये। ठीक है, या सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, सिमेट्रिकल फिजन हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि जो बॉन्डेड पेयर था वो क्या हो, इन दोनों में से कोई एक एटम ले जाए। ठीक है, मान लो बी ले गई, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी ले गई, तो ए पॉजिटिव रह जाएगा और बी नेगेटिव हो जाएगा। इसे कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है, तो दो तरह का फिजन होता है। पहला होमोलिटिक, इसमें क्या है? कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहा है कि हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले गए। जैसे ए और बी, ये शेयर्ड पेयर था, इसका एक इलेक्ट्रॉन ए ले गया, एक इलेक्ट्रॉन बी ले गया और फ्री रेडिकल्स बन गए। दूसरा है हेट्रोलिटिक फिजन, इसमें क्या है? अगर कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहा है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डेड पेयर वाले, वो किसी एक एटम के पास चले जाएं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? पहले एग्जांपल देखते हैं इसका। ये एक कार्बन की चेन है, इसमें लास्ट में हमारा कोई हेलोजन अटैच है। ठीक है, हमें पता है जो हेलोजन है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो बीच में होने की बजाय ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्योंकि अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्योंकि इस पे पॉजिटिव आ गया, अब ये कार्बन अगली कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। ठीक है, तो इस पे भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा पॉजिटिव चार्ज का वो कम होगा इससे। फिर ये अगली से खींचेगा तो उस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा थोड़ा, पर इससे कम। ऐसे ही ये अगली से खींचेगा। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन। ये कार्बन की चेन है, यहाँ इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। कब होगी डिस्प्लेसमेंट? जब कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा एट द एंड ऑफ द चेन। ठीक है, दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्योंकि ये इफेक्ट पूरी चेन में ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन इफेक्ट।
ठीक है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उससे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कम होता जाएगा और तीसरी चौथी कार्बन के बाद तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। क्लियर। अब इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है और दो तरह के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, एक है प्लस आई, एक है माइनस आई। ठीक है। प्लस आई में क्या है, जो हम बात कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट लगा है, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच है लास्ट में कार्बन चेन के वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हम इफेक्ट को कह देंगे प्लस आई इफेक्ट, और अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसे कह देंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है, इसका कैसा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर थोड़ा नेगेटिव, फिर और थोड़ा कम नेगेटिव, फिर थोड़ा और कम नेगेटिव। और अगर कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खींच रहा है, ऐसा कोई ग्रुप लगा, जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में भी किया था जिसमें हेलोजन लगा था हमारा, तो उसका माइनस आई इफेक्ट था। क्लियर। इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ करके मैं एसिडिटी कंपेयर कर सकती हूँ। ठीक है। जैसे मुझे बताना है कि एसिटिक एसिड ज़्यादा अच्छा एसिड है या फिर क्लोरो एसिटिक एसिड, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम बता सकते हैं। एसिड होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में हमें H पॉजिटिव दे दे, है ना। तो अगर एसिटिक एसिड है, H पॉजिटिव अगर इसने दे दिया तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन। ये एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा ये एसिड होगा, है ना। अब इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जो इस नेगेटिव को ख़त्म कर दे या फिर डिस्पर्स कर दे वो क्या करेगा, इसे स्टेबल कर देगा। अब यहाँ पर लगाया है मिथाइल ग्रुप, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, प्लस आई, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि प्लस आई है इसका इंडक्टिव इफेक्ट। पहले ही नेगेटिव चार्ज है, ये और इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ये तो फिर डिस्टेबल कर रहा है मतलब, है ना। और अगर मैं क्लोरो एसिटिक एसिड की बात करूँ तो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन क्लोरीन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसा है, माइनस आई। ये इस कार्बन से खींचेगा, वो अगली कार्बन से खींचेगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको डिस्पर्स कर देगा, मतलब ये जो अनायन बन रहा है इसे स्टेबल कर देगा। तो इसीलिए जो क्लोरो एसिटिक एसिड है वो एक अच्छा एसिड है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। जैसे अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस होते हैं, इसीलिए पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाया हमने उसमें। पर इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। उसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। कौन से इलेक्ट्रॉन का, मल्टीपल बॉन्ड के, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उनके इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। ठीक है। लेकिन ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, कोई ना कोई रिएजेंट प्रेजेंट होगा, उसकी प्रेजेंस में ही ये इफेक्ट होगा। तो जैसे ये है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ है, इसमें क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ओ के पास चले जाएंगे, ओ पे पॉजिटिव ओ पे नेगेटिव आ गया, सी पे पॉजिटिव आ गया। पर अगर मैं रिएजेंट को रिमूव कर लूँ तो दोबारा से मुझे यही मिल जाएगा। जो इफेक्ट है टेम्परेरी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर मैं रिएजेंट ऐड कर रही हूँ तो ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, है ना। ये ओ नेगेटिव सी पॉजिटिव, अगर मैं रिएजेंट को यहाँ से हटा दूंगी तो दोबारा से मुझे यही मिल जाएगा, मतलब टेम्परेरी इफेक्ट है ये एक। अब ये दो तरह के होते हैं, एक प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। देखो जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें क्या है, H पॉजिटिव आ रहा है, H पॉजिटिव को आना है, तो H पॉजिटिव भी उसी कार्बन पे अगर आके जुड़ रहा है जहाँ पर तुम्हारे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये प्लस ई इफेक्ट है। जैसे यहाँ पर मान लो ये डबल बॉन्ड है, इसमें से पाई बॉन्ड है, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए और H भी आके इसी के पास जुड़ गया, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, अगर इधर इस कार्बन पे आ रहे हैं, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, और जहाँ पर नेगेटिव आया था वहाँ पर तुम्हारा H पॉजिटिव आकर जुड़ गया, तो ये हो गया प्लस ई इफेक्ट। क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के, वो ट्रांसफर हो रहे हैं टू दैट एटम ऑफ डबल बॉन्ड टू विच रिएजेंट गेट फाइनली अटैच, मतलब जिससे रिएजेंट को आकर जुड़ना है उसी पे तुम्हारे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये प्लस ई इफेक्ट है। अब है माइनस ई इफेक्ट। ये क्या है कि जो अगर इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के, वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं टू दैट एटम जहाँ पर रिएजेंट को नहीं जुड़ना, उससे दूसरी एटम पर रिएजेंट अगर आकर जुड़ रहा है, मतलब जैसे ये है सी डबल बॉन्ड ओ, अगर इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ओ के पास आ गए, अब सी एन नेगेटिव को आके जुड़ना है, तो ये ओ के साथ नहीं, ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं गए उस एटम के पास आके जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये ओ इलेक्ट्रॉन इधर आए, ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, सी पे पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव पे ये सी एन नेगेटिव आकर जुड़ गया, तो पॉजिटिव हट गया वहाँ से।
ठीक है। तो ये है माइनस ई इफेक्ट कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल बॉन्ड के वो ट्रांसफर हो रहे हैं टू एन एटम ऑफ डबल बॉन्ड अदर देन द वन टू विच रिएजेंट अटैच, जिससे रिएजेंट अटैच हो रहा है उससे दूसरी एटम पर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वो है माइनस ई इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बेंजीन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए आया। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ठीक है, जिन्हें हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से डिफाइन कर सकते हैं। जो वो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं उनमें से कोई स्ट्रक्चर उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करेगा, कोई स्ट्रक्चर कुछ और अदर प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में रेजोनेंस आया। तो रेजोनेंस है क्या? फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इज सेड टू अकर वेन एवर फॉर अ मोलिक्यूल वी कैन राइट टू और मोर लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, नन ऑफ विच इज केपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑल द नॉन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। मतलब कंपाउंड की जितने भी प्रॉपर्टीज है वो किसी एक स्ट्रक्चर को कंसीडर करके हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके, और फिर कुछ स्ट्रक्चर से हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर लेते हैं, अगले से कुछ और डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हम, इन्हें हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर है कंपाउंड के उन्हें। अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना हमारे कंपाउंड का, उसे हम इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो इनके बीच में लाई करता है कहीं। जैसे ही मैंने बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर बनाए, ये क्या है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं। जो रेजोनेंस एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा बेंजीन का, वो इनके बीच में कहीं लाई करेगा और उसे पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं हम, और उसे कहते हैं क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अगला टॉपिक है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, जो अलग अलग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये शुड डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफरेंस है इनके, जो एटम्स का रिलेटिव अरेंजमेंट है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने भी ये एटम हैं मस्ट लाई इन द सेम प्लेन और नियरली सेम प्लेन। ठीक है, तीसरा कि नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है वो सेम होने चाहिए। अगला है कि जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं मस्ट शो करेक्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करेक्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट रूल जो हमने पढ़ा था उसे फॉलो करना चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम n की बात करें तो n के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? ये 3 बॉन्ड इधर बना रहा है, 2 इधर बना रहा है, तो अगर हम टोटल इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, 10 हो गए। और तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, तो जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं मस्ट शो करेक्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगली कंडीशन है कि ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम एनर्जी। ठीक है, सबकी एनर्जी या तो सेम होनी चाहिए या फिर आसपास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कि अगर जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं उनकी एनर्जी में डिफरेंस है, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा ना वो रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि जिस स्ट्रक्चर के पास ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर मैं 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल लूँ, तो ये एग्जांपल लिया और ये लिया, तो इसमें से जो ज़्यादा स्टेबल है वो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसमें 1 ही पाई बॉन्ड है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि जितने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे ना उतना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? ये डिफरेंस होता है एनर्जी का किसके और किसके बीच में। जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी, इन दोनों की एनर्जीज के बीच में कितना डिफरेंस है वो है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये हमें बताता है कि कितनी स्टेबलाइजेशन के बारे में बताता है। ठीक है, मेजर है स्टेबलाइजेशन का जो कि रेजोनेंस के कारण हो रही है। अब जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा डीलोकेलाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा तुम्हारी रेजोनेंस एनर्जी होगी और उतना ही स्टेबल तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना स्टेबल होगा हमारा कंपाउंड। अगला है रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो क्या है ये? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू अदर क्रिएटिंग सेंटर ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। क्या मतलब है इसका? जैसे ये है, इसमें क्या है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इधर देगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू द अनदर पार्ट, क्रिएटिंग सेंटर ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जब इधर चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ये इधर आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये हो क्यों रहा है, रेजोनेंस की वजह से। तो इस इफेक्ट को कहते हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब रेजोनेंस का होता है प्लस आर और माइनस आर, ठीक है। अब जो ग्रुप है अगर वो डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो वो ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर। जैसे कि अभी हमने इस एग्जांपल में देखा था, क्लोरीन अपने लोन पेयर को दे रहा था यहाँ पर, तो ये Cl हो गया, OH हो गया, OH के पास भी तुम्हारे लोन पेयर हैं, OR हो गए, सारे ग्रुप क्या है, ये प्लस आर शो करेंगे, ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड और टू अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। माइनस आर क्या है, अगर ये ले इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो डबल बॉन्ड से या तुम्हारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो वो माइनस आर शो करेगा। विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डबल बॉन्ड और फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। जैसे Cn हो गया, NO2 हो गया, जैसे Cn है, ठीक है, N मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, अब ये इधर से खींचेगा, तो ये कैसा इफेक्ट हो गया, माइनस आर इफेक्ट। इफेक्ट है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो अल्काइल ग्रुप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो अगर मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करूँ ऑन अ सैचुरेटेड कार्बन चेन, मतलब सैचुरेटेड कार्बन चेन है हमारी, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, जैसे केसेस लिखे हैं। अब इसमें क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं इस कार्बन पे, तो इस कार्बन को देने वाले 3 हैं, यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट होगा इन तीनों का मिलकर होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा इस केस में। यहाँ पर 2 अल्काइल है, देने वाले 2, तो इंडक्टिव इफेक्ट इससे कम होगा। इसमें देने वाला एक ही है ये, तो और कम होगा, और इसमें देने वाला कोई भी नहीं है, तो प्लस आई तो है ही नहीं फिर यहाँ पर किसी का, वो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सबसे कम होगा, ठीक है। ये तो थी सैचुरेटेड कार्बन चेन की बात। लेकिन जब यही अल्काइल ग्रुप एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड कह लो या फिर कोई बेंजीन रिंग के साथ अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ गया है, तो जो ऑर्डर है इंडक्टिव इफेक्ट का वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है इसका, ठीक है। अब ये क्यों होता है, अभी हमने पढ़ा था रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या था, उसमें डीलोकलाइजेशन हो रही थी पाई इलेक्ट्रॉन्स की। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है, डीलोकलाइजेशन होती है इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब वो डीलोकलाइजेशन होती कैसे है, थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ अ डबल बॉन्ड विद अ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड। मतलब इसमें क्या होता है, हमारी अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो कोई ना कोई डबल बॉन्ड होगा, मतलब ये ऑर्बिटल क्या दिखा रहे हैं उस डबल बॉन्ड को कि पाई बॉन्ड बन रहा है, इसमें ये पाई बॉन्ड, ये जो पाई ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करता है ये जो साथ में एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच है, और ये कार्बन किसी मतलब इसमें हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये जो ऑर्बिटल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसे कहते हैं हम सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस सिग्मा कॉन्जुगेशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है, हो कैसे रही है, थ्रू द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड। जो ये डबल बॉन्ड है इसका पी ऑर्बिटल या पाई ऑर्बिटल, इसकी ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है, विद द सिग्मा ऑर्बिटल। ये वाला सिग्मा ऑर्बिटल जो है तुम्हारा, इसके साथ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में शो करूँ तो ऐसे कर सकती हूँ इसे शो कि ये वाला जो बॉन्ड है सी और एच का, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ये स्ट्रक्चर बना। फिर दूसरा क्या बन सकता है, ये वाला एच भी ऐसे ही दिखा सकता है, और तीसरा कि ये वाला जो एच था ये भी जा सकता है ऐसे ही, ये स्ट्रक्चर बन गए। ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन स्ट्रक्चर में देखो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है ना, इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। सिंस देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, इसीलिए जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब जितने ज़्यादा नंबर होंगे ये सिग्मा हाइड्रोजन के, मतलब जो 7 सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ी है, सिंगल बॉन्ड से जो हमारी, अब जो सिंगल बॉन्ड से हमारी कार्बन जुड़ी है उसके साथ जो ये अल्फा कार्बन होगी और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उससे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब जितने ज़्यादा नंबर होंगे अल्फा हाइड्रोजन के उतने ज़्यादा हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो ये डबल बॉन्ड था इस कार्बन का इस कार्बन के साथ, इसके साथ जो कार्बन जुड़ी है ये हुई अल्फा कार्बन, और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने थे,
तीन थे तो तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, है ना। तो यही कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, और जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो अब हम अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगा रही हूँ, किसी भी बेंजीन रिंग के साथ लगा रही हूँ या फिर किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ लगा रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने मिथाइल ग्रुप जैसे कि मैंने यहाँ पर जोड़ा, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ मैंने सिंगल बॉन्ड से मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। इसके पास कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 नंबर हो गए अल्फा हाइड्रोजन के, ठीक है। अब मान लो मैंने दूसरा ग्रुप लिया, इस एक H को हटा के मैंने क्या लगा दिया? एक और अल्काइल ग्रुप लगा दिया, मतलब CH3 लग गया इसके एक H को हटा के। अब इस केस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 ना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 हो गए। एक ये रहा, मतलब ये दो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव। इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3 पॉसिबल है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इसका सबसे ज़्यादा होगा। इसमें 2 है तो इसका उससे कम होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि मैंने 2 हाइड्रोजन हटा दिए, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके साथ CH3 लगा था, उस CH3 में से मैंने 2 H हटा के अल्काइल ग्रुप लगा लिए, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी बची इस केस में? इस केस में 1 बची, मतलब एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव। और ये वाला केस अगर मैं लूँ जिसमें मैंने सभी हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, मतलब एक भी स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम हो जाएगा। तो ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो गया। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि अगर सैचुरेटेड चेन में अटैच है तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसका था, अगर सैचुरेटेड कार्बन चेन है तो सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, फिर था जिसमें कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, फिर जिसमें कार्बन 1 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, और सबसे कम था मिथाइल ग्रुप जिसमें अटैच है, ठीक है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ऑर्डर उल्टा हो गया। उसमें क्या हो गया कि मिथाइल ग्रुप अगर किसी अनसैचुरेटेड चेन के साथ लगा है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा, फिर मिथाइल ग्रुप की 1 हाइड्रोजन हटा के मैंने एक और अल्काइल ग्रुप लगा दिया, इसे अगर मैंने अपने अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जोड़ा उसका उससे कम, फिर 2 हाइड्रोजन हटा के 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, उसको अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जोड़ा तो उसका और कम इंडक्टिव इफेक्ट, और सबसे कम जब मैंने तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तब, क्योंकि इस केस में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक भी पॉसिबल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इसमें जो है तुम्हारी अल्फा हाइड्रोजन 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसमें हम पढ़ेंगे कार्बोकटायन क्या होते हैं, कार्बन आयन क्या होते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं। थैंक यू।